कल हम लोग पढ़े थे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने देखा था कि इसके कंडक्टिविटी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में होगा, और सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में था कि जब ग्रुप 4a के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम में ग्रुप 5a के तत्व का डोपिंग किया जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और उसमें चालकता उत्पन्न हो जाता है, और इसीलिए उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में हम लोग देखे थे कि ग्रुप 14 में या ग्रुप 4a को ही हम लोग क्या कहेंगे, 14। तो ग्रुप 4a में ग्रुप 3a के तत्व का डोपिंग किया जाएगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और वहां पर एक पॉजिटिव होल का निर्माण होता है, और इसलिए उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यहां तक हम लोग पढ़े थे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग यहां पर लिखें यूज ऑफ सेमीकंडक्टर। यूज ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक का उपयोग। अर्धचालक का उपयोग। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। अगर सेमीकंडक्टर का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता था बहुत बड़ा बड़ा होता था, लेकिन सेमीकंडक्टर का जब से आविष्कार हो गया कि बहुत सूक्ष्म सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण होना शुरू हो गया है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि रेडियो, तो रेडियो पहले के जमाने में जो होता था बहुत बड़ा बड़ा रेडियो होता था, लेकिन अब जो रेडियो है वह बिल्कुल छोटा सा हाथ में भी लेकर आप चलते हैं, जिसको ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। उसी तरह आप देखते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसको चलाने के लिए उसमें करंट जो आता है एसी, और उसको डीसी में कन्वर्ट किया। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपके यहाँ काम करता होगा वह सभी डीसी से काम करता है। तो डीसी डिवाइस बनाने के लिए उसमें एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर, उसका नाम है डायोड। तो डायोड आप देखे होंगे या न भी देखे होंगे, लेकिन उसके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक डायोड रहता है, और डायोड का काम क्या है कि एसी को क्या कर देता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। तो पहला उपयोग लिखे कि इन द फॉर्मेशन ऑफ डायोड, फॉर्मेशन ऑफ डायोड, चलिए लिखिए, तो डायोड के निर्माण में, डायोड के निर्माण में जिसका उपयोग, डायोड के निर्माण में जिसका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में होता है, जिसका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में होता है। ये रेक्टिफायर क्या हुआ कि करंट को, एसी करंट को क्या चीज में बदल देता है, डीसी में बदल देता है। तो डायोड बन गया, डायोड का काम क्या हो गया, एसी टू कन्वर्सन टू डीसी। दूसरा, इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, दूसरा लिखिए ट्रांजिस्टर के निर्माण में, इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के निर्माण में। अब ये ट्रांजिस्टर का क्या काम है कि जैसे आप टीवी में देखते होंगे तो उसमें अंटेना लगा हुआ होता है, या रेडियो में भी देखे होंगे अंटेना लगा हुआ होता है।
तो ये रेडियो सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। तो ट्रांजिस्टर का काम रेडियो सिग्नल को रिसीव करने में होता है। तो चलिए लिखिए, तो ट्रांजिस्टर के निर्माण में जिसका उपयोग रेडियो सिग्नल को ग्रहण करने में होता है, रेडियो सिग्नल को ग्रहण करने में होता है। तीसरा नंबर, जो रेडियो ट्रांजिस्टर के निर्माण में जिसका उपयोग रेडियो सिग्नल को ग्रहण करने में होता है। तीसरा उपयोग जो आप अक्सर देखते होंगे, ये आपके नजर के सामने होता है, सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर का निर्माण जो होता है, इसमें एक एन टाइप होता है और दूसरा पी टाइप होता है। तो डायोड का निर्माण जो होगा एन पी कॉम्बिनेशन। तो वहां पर अगर जगह है तो लिख दो कि एन मतलब एन टाइप और पी मतलब पी टाइप। तो लिखिए, डायोड का निर्माण यहां पर लिख दो एनपी कॉम्बिनेशन से होता है। डायोड का निर्माण ऊपर वाला नंबर 1 में लिखा है ना, डायोड का निर्माण एनपी कॉम्बिनेशन से होता है। और दूसरा है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का निर्माण जो होता है उसको यहां पर हम लोग देखें ऐसे, एन पी एन अथवा पी एन पी, एन पी एन अथवा पी एन पी। तो एन का मतलब हुआ एन टाइप और पी का मतलब हुआ पी टाइप और एन का मतलब एन टाइप। तो दो एन टाइप के बीच अगर एक पी टाइप हो तो उसको क्या कहेंगे, एन पी एन कॉम्बिनेशन। और दो पी टाइप के बीच अगर एक एन टाइप हो तो उसको पी एन पी कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो ट्रांजिस्टर का निर्माण एनपीएन या पीएनपी कॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। तो एक लाइन इसमें जोड़ दो, चलिए लिखिए, तो ट्रांजिस्टर का निर्माण पीएनपी या एनपीएन कॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। ट्रांजिस्टर का निर्माण पीएनपी या एनपीएन कॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। तीसरा नंबर आप लिखिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ सोलर प्लेट। इसको फोटोवोल्टेइक सेल भी कहा है, फोटोवोल्टेइक सेल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर प्लेट। तो लिखिए तो पहले कि सोलर प्लेट के निर्माण में, तीसरा नंबर लिख लो, सोलर प्लेट के निर्माण में, सोलर प्लेट को ही कहा जाता है फोटोवोल्टेइक सेल। माने फोटो मतलब होता है लाइट, अब वोल्टेइक का मतलब वोल्ट उत्पन्न, तब प्रकाश के द्वारा जो वोल्ट उत्पन्न कर दिया तो वह सेल कहलाया फोटोवोल्टेइक सेल, या इसको हम लोग सोलर प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, तो डायोड के निर्माण में, ट्रांजिस्टर के निर्माण में, फोटोवोल्टेइक सेल के निर्माण में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। ये हम लोग देख लिए। अब जो सेमीकंडक्टर है, आजकल कुछ और विशेष प्रकार का भी सेमीकंडक्टर बनाया जा रहा है, जो पहले के सेमीकंडक्टर से और ज्यादा इफेक्टिव, मतलब बहुत शक्तिशाली
सेमीकंडक्टर भी बनाया जा रहा है। कैसे, उसको जरा हम लोग फिर विचार करें तो समझ में आ जाएगा। ग्रुप 4 में देखे थे, 4 को ही 14 कहेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। और ग्रुप 13 या थर्ड ए, यह था बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और ग्रुप 15 में हम लोग पढ़े थे 15 या 5A, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। चलिए, ग्रुप 13 में बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएनपीबी। अब इसमें ग्रुप 4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आजकल जो गैलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3। आर्सेनिक में कितना होगा? 5। तो गैलियम के 3 और आर्सेनिक, यानी कि गैलियम और आर्सेनिक को मिला दिया जाए, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक को अगर मिला दिया जाए तो गैलियम के बाहरी कक्षा में 3, आर्सेनिक के बाहरी कक्षा में 5, तो 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑक्टेट में पूरा हो जाएगा। और इस तरह से जो गैलियम आर्सेनिक से बना हुआ, इसको 13, 15, 3 वाला को हम लोग ग्रुप 13 और 15 वाला को 15, तो 13, 15 कॉम्बिनेशन, 13, 15 कॉम्बिनेशन। तो आजकल जो सेमीकंडक्टर बनाया जा रहा है, काफी शक्तिशाली सेमीकंडक्टर, वह 13, 15 कॉम्बिनेशन। तो 13, 15 कॉम्बिनेशन क्या है, ये बात समझ में थोड़ा सा आ गया होगा कि ग्रुप 13 के तत्व गैलियम को ग्रुप 15 के तत्व आर्सेनिक के साथ मिला दिया जाता है, तो GaAs का निर्माण होता है, जो काफी उच्च क्षमता का सेमीकंडक्टर है। तो एक लाइन चलिए उसके नीचे लिखिए, तो ग्रुप 13, 15 combination forms GaAs which is highly responsed। चलो लिखा था, ग्रुप 13 एवं 15 के, ग्रुप 13 एवं 15 के कॉम्बिनेशन से GaAs सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाता है। GaAs सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाता है, जो काफी उच्च क्षमता का होता है, जो काफी उच्च क्षमता का होता है। ठीक है, तो ये 13, 15 कॉम्बिनेशन शब्द से परिचय हो गया होगा। ये 13 का मतलब 13, ग्रुप 13 के तत्व, और 15 का मतलब ग्रुप 15 का तत्व। तो ग्रुप 13 में जो है गैलियम, और ग्रुप 15 इसका जो बनाया गया है वह काफी उच्च क्षमता का सेमीकंडक्टर होता है। हाँ, तो ये कुछ उदाहरण था आपको सेमीकंडक्टर का। चल, हाँ, अब बोलो। नहीं, इसमें जो ऊपर वाला धातु था और नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला अधातु और नीचे वाला धातु, तो सभी का कॉम्बिनेशन करके देखा गया। तो देखो यहाँ पर ग्रुप 3 में क्या था? बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये धातु बोरन और अल्युमिनियम, बोरन जो यहाँ पर अधातु है, और यहाँ इंडियम और थैलियम क्या है? धातु है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में जो उप धातु होता है वह सॉफ्ट होता है, इसलिए उसके सेमीकंडक्टिविटी ज्यादा होता है, तो सेमीकंडक्टर का निर्माण वहां पर होता है। तो जो अभी जो सब वर्तमान में सबसे ज्यादा हाईली जो क्षमता का सेमीकंडक्टर है वह GaAs है, जो बनाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। चलिए, तो ये था आपका सेमीकंडक्टर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का लगभग सभी टॉपिक को देख लिया। एक टॉपिक और हम लोग देखना चाहेंगे, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। चलिए, इस पर न्यूमेरिकल रहता है, जरा देख लें, इसको बनाना सीख लीजिए। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
यौगिक का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यौगिक का सूत्र। चलिए इसको इस टाइप का प्रॉब्लम बनाने के लिए पहले हम लोग यहां पर देखें कि एक यूनिट सेल ले लिए और यूनिट सेल में आपको अगर याद हो पहले से जो पढ़ाए थे कि इसमें कॉर्नर की संख्या कितना था, 8। कॉर्नर की संख्या 8, ठीक है। और फेस की संख्या कितना था, 6। कॉर्नर बराबर 8, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और फेस कितना था, 6। लूडो के गोटी देखा होगा तो उसमें कितना फेस रहता है, 6 गो। और एटम एट वन कॉर्नर, एक कोना पर परमाणु की भागीदारी कितना होता था, 1/8। 1/8 ये समझ में आ जाएगा, तभी इसका न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। और एक फेस पर कितना परमाणु होता था, तो 1/2। तो एटम एट वन फेस बराबर कितना था, 1/2। एटम एट वन फेस बराबर कितना था, 1/2। अब दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखे थे कि इसके बीच में खाली स्थान है, और खाली स्थान को क्या कहे थे, वॉइड। इसके बीच के खाली स्थान को क्या कहे थे, वॉइड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि यदि एटम हो क्या चीज, n, एटम की संख्या n हो, मतलब कि इसमें जितना परमाणु हो उसकी संख्या n हो, तो इसमें 2 तरह का वॉइड होता था। एक को कहते थे टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा को ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक था टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमेशा जितना एटम रहेगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, n। एटम एट सेंटर, यानी कि इसके बीच में कितना परमाणु रह सकता है बॉडी सेंटर में, तो 1। तो बीच में कितना रहता है परमाणु, 1 रहता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग ये पढ़े थे, आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा कि एटम अगर n हो तो उसमें वॉइड की संख्या 2 होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड 2 प्रकार के, टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा होगा 2 गुना और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा उसका आधा। मतलब जितना परमाणु उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड। ये दिमाग में सेट करो तो आगे प्रॉब्लम बन जाएगा कि एटम की संख्या अगर 100 हो, पहले ऐसे समझ लो, एटम अगर 100 गो होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा, 100 ही। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, यही रेशियो हुआ n और 2n। अब इसके आधार पर हम लोग यहां पर बहुत सारे प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले, एक मिनट पहले लिखने दो। छोटा सा क्वेश्चन हम लोग समझने के लिए यहाँ पर दे रहे हैं
कि जरा इसको हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको क्वेश्चन का पहले थीम समझो। यदि सभी कॉर्नर पर 1/8 परमाणु ए है, 1/8 परमाणु ए है, तथा सेंटर पर परमाणु बी है, और सेंटर में कौन है? परमाणु बी है, तो उसका सूत्र, या हम लोग लिखे अणुसूत्र, उसका अणुसूत्र क्या होगा? उसका अणुसूत्र क्या होगा? अब इसको क्वेश्चन देखने में लग रहा है बिल्कुल सेकेंड में ही बना दीजिएगा आप, इसको जरा ध्यान से देखिए कि कई प्रकार का परमाणु है, तो 2 प्रकार का, ए है और बी, 2 प्रकार का परमाणु क्वेश्चन से पता चला कि यदि सभी कॉर्नर पर 1/8 परमाणु ए है, ठीक है, और सेंटर में कौन परमाणु है? बी है, तो बी कहां है? सेंटर में है, तो उसका सूत्र या अणुसूत्र क्या होगा? तो अब बताओ, ए का 1/8 है और कॉर्नर कितना होता है? 8 होता है, तो ए बराबर 1/8 गुने 8 बराबर कितना हुआ रे? 1। अब बी तुम्हारे कहां पर है? सेंटर में, तो सेंटर में कितना परमाणु रहता है? 1, तो यहां बी बराबर भी कितना हुआ? 1, तो इसलिए हम लोग A1 B1 लिख सकते हैं, तो A1 B1, तो एक तो संख्यांक में गुणांक में रहेगा तो लिखेंगे नहीं, इसलिए अणुसूत्र क्या हुआ? AB, यही आंसर हो गया। बात समझ में आया कि कॉर्नर पर जितना परमाणु रहेगा तो उसको 8 से गुना कर देंगे, अगर फेस पर रहेगा तो एक फेस पर कितना रहता है? 1/2, तो 6 फेस पर रहेगा तो कितना परमाणु हो जाएगा? 1/2 गुने 6। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन समझने के लिए फिर इसमें हम आपको कहेंगे कि परमाणु की संख्या अगर n हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा भी n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 2n होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके बनाने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, इंग्लिश में ही है, इसको जरा लिख दे, हम हिंदी में समझाते हैं। क्वेश्चन, a compound is formed by two element X and Y. Atoms of the element Y ब्रैकेट में है एज एनाइन make CCP closed packing, and those of the element X as cation occupy all the octahedral void. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? चलिए इसको अगर लिखना चाहे तो आप भी लिख लीजिए कि एक यौगिक, चलो लिख तो लो, एक यौगिक दो प्रकार के तत्व X और Y से मिलकर बना है। X और
Y से मिलकर बना है। Y नामक तत्व जो रिनाइन के रूप में है, Y नामक तत्व जो रिनाइन के रूप में है, CCP, ऐसे लिखना, CCP संरचना का निर्माण करता है तथा तत्व X जो धन आयन के रूप में है, तत्व X जो धन आयन के रूप में है, सभी ऑक्टाहेड्रल रिक्त स्थान पर रहता है। ऑक्टाहेड्रल रिक्त स्थान पर रहता है। तो उस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो उस यौगिक का सूत्र क्या होगा? चलिए अब इसको लिख लिए। अब एकदम बिल्कुल बड़ा सा क्वेश्चन, आंसर एक लाइन में है, बिल्कुल अगर आप समझ जाइएगा तो। कि कै प्रकार का तत्व है? दो प्रकार का, X और Y। X है और दूसरा Y है। चलिए बनाने के लिए हम लोग देखें कि सूत्र इसका लिखना है। तो X और Y है। A compound is formed by two elements X and Y। ठीक है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट Y एज एनायन। तो इसमें एगो धन आयन होगा, एगो ऋण आयन, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो ऋण आयन के रूप में कौन है? Y क्वेश्चन में। और X किस रूप में है? धन आयन के रूप में, कैटायन के रूप में है। तो X प्लस Y माइनस लिख लिए। अब क्वेश्चन का अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट Y मेक CCP। CCP को हम लोग क्या कहते हैं? FCCP कहते हैं। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उसी को क्या कहते हैं? FCC कहते हैं। तो FCC में जितना एटम रहता है उतना ही टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और उसका दुगुना क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो Y एलिमेंट है जो CCP बनाता है, तो इसकी संख्या Y की संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। CCP में जितना परमाणु रहेगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो इसमें कहता है कि यह किस रूप में है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रूप में। और दूसरा एटम जो है यहां पर X है। Those of the element X occupy all the octahedral void। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होगा? जितना परमाणु की संख्या उतना ही ऑक्टाहेड्रल। तो इसलिए इसकी भी संख्या कितना हो गया? 1 हो गया, 1 हो गया। तो अब बताओ, दोनों 1 1 है, तो आंसर क्या हुआ? XY। बस सिंपल सा बात था कि जितना परमाणु रहेगा उतना ही क्या चीज? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अगर यही टेट्राहेड्रल वॉइड क्वेश्चन में रहता तो X के जगह पर आप कितना लिखते? 2। तो आंसर कितना हो गया? XY हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बनाया जाए इस पर। एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन है एटम्स ऑफ द एलिमेंट B, एटम्स ऑफ द एलिमेंट B फॉर्म HCP। HCP HCP lattice and
दोज ऑफ एलिमेंट ए, दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्युपाई, ऑक्युपाई मतलब ग्रहण करना, 2/3 of tetrahedral void, tetrahedral void. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound formed by the element A and B, A and B. चलिए फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कि दो प्रकार के तत्व हुआ, इसमें कौन कौन, ए और बी. एटम्स ऑफ द एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस and those of the element A occupy 2/3 of the tetrahedral void. तो हम लोग यहाँ पर देखें कि एलिमेंट कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का. क्वेश्चन में देख लीजिए कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी. अब आगे कहता है कि ए ऑक्युपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, दुगुना, और बी कैसा फॉर्म बना रहा है, HCP. तो HCP या CCP या FCC में एटम की संख्या कितना हो गया, अगर 1 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड ए का कितना हो जाएगा, 2 हुआ. पर बी का HCP है तो एक परमाणु, तो इसमें ए का टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2. और कहता है कि यह कितना स्थान ग्रहण करता है, तो 2/3. तो 2 का 2/3, 2 यहां था ये, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 4/3. तो अब ए हमारे पास है 4/3, अब बी कितना है, 1 है. तो ए और बी का रेशियो निकाल दो, A/B. तो ए हमारे पास है 4/3, अब बी हमारे पास कितना है, 1 है. तो 1/1 भी हम लोग कर देते, कोई दिक्कत. तो A/B बराबर 4/3 गुने 1/1 बराबर कितना हो गया, 4/3. तो ए कितना हो गया हमारे पास, 4, अब बी कितना हो गया, 3. इसलिए आंसर क्या हो गया, A4B3, A4B3. तो चलिए इसका आंसर में फिर से एक बार जरा समझ लो. एलिमेंट कौन हो गया, 2. एलिमेंट बराबर ए एवं बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. चूंकि बी HCP बनाता है, चूंकि बी HCP बनाता है, अतः यदि इसके परमाणु की संख्या n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2n होगा. टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होगा. हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा HCP में, दुगुना, तो 2n हो गया. तो दोनों परमाणु कहता है कि यहाँ A और B, तो B अगर यहाँ 1 हो गया तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया, 2 हो गया. n और 2n था. अब कहता है कि इसका टेट्राहेड्रल वॉइड कितना था,
तो 2 गुने 2/3 बराबर कितना हो गया रे? 4/3। अब b कितना है? 1। a कितना हो गया? 4/3। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके नीचे कि तत्व का अनुपात, रेशियो ऑफ एलिमेंट a/b, ए और बी का रेशियो। तो ए का हमारे पास कितना है? 4/3। अब बी का कितना है? 1। सिंपल करने के लिए आपको हम लोग 1/1 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a/b बराबर 4/3 गुने 1/1। 1 ऊपर चला गया, तो अब काट दे तो कितना हो गया? 4/3 ही रह गया। तो a बराबर कितना? 4। अब b बराबर कितना? 3। इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया? A4B3। A4B3 यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट एक और हम लोग फ्रैक्शन का जो एलिमेंट में इम्प्यूरिटी जो होता है वह फ्रैक्शन के रूप में रहता है, और उससे संबंधित भी कुछ प्रश्न बनाना होता है। जरा उसको देख लीजिए, उसको मेथड समझ लीजिए। जैसे एक फ्रैक्शन टाइप एलिमेंट, भिन्नांक प्रकार का तत्व, ऐसे को हेडिंग बना लो तो समझ में आ जाएगा। भिन्नांक प्रकार का तत्व। चलिए इसको जरा आराम से समझो कि जैसे अगर हम लिखे AB2, तो A का इसमें कितना परमाणु है? 1। अब B का कितना परमाणु है? 2 है। लेकिन अगर हम आपको प्रश्न में लिखे A बराबर 0.98, अब B बराबर 1, इस क्वेश्चन को देखने के, इस टॉपिक को देखने के बाद आपसे अगर हम पूछे कि B का कितना परमाणु है? 1 है। लेकिन A का परमाणु 1 नहीं है बल्कि 1 से कम है, 0.98। तो इसका रेशियो क्या हो गया? फ्रैक्शन में आ रहा है 0.98। तो कहने का मतलब कि अगर B अगर 2 होगा तो A का कितना हो जाएगा? 0.98 इंटू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर दोनों में हम 2 से गुना कर दें तो 0.98 इंटू 2 और 1 इंटू 2। तो इस रेशियो में कहता है कि अगर 2 प्रकार का तत्व हो जाए, X भी और Y भी, तो X का कितना प्रतिशत होगा और B का कितना प्रतिशत, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। तो चलिए उसको एक क्वेश्चन से लिखते हैं, तब आपको इसको समझ में आ जाएगा। फिर से एक देख लो कि AB 2 है, मतलब A 1 है और B 2 है। लेकिन अगर A 0.98 है और B 1 है, मतलब कि दोनों का रेशियो 1:1 नहीं है, इसमें थोड़ी सी कमी है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे इस टाइप का प्रॉब्लम, इसको ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए तब समझ में आ जाएगा। Analysis shows that nickel oxide has the formula ये देखो क्वेश्चन जो अभी बताए थे, Ni 0.98 O 1.00। What fractions
of nickel exist as Ni plus plus and Ni triple plus, Ni plus plus, Ni triple plus आयन। विश्लेषण के द्वारा, क्वेश्चन लिखो तो, विश्लेषण के द्वारा यह ज्ञात होता है कि, विश्लेषण के द्वारा यह ज्ञात होता है कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र, विश्लेषण के द्वारा यह ज्ञात होता है कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र Ni, यहां से देख लो, Ni 0.98, O 1.00 है, Ni 0.98, O 1.00 है। तो Ni प्लस प्लस एवं Ni प्लस प्लस एवं Ni ट्रिपल प्लस आयन का, Ni प्लस प्लस एवं Ni ट्रिपल प्लस आयन का भिन्नांक प्रतिशत क्या होगा, भिन्नांक प्रतिशत क्या होगा, भिन्नांक प्रतिशत क्या होगा। चलिए अब जरा यहां देखना तो कि यहां पर इस टाइप का प्रश्न बनाने के लिए कि हमारा प्रश्न है कि निकेल ऑक्साइड में निकेल है और ऑक्सीजन है, तो निकेल कितना है 0.98 और ऑक्सीजन कितना है 1.00, माने एक ऑक्सीजन तो 0.98 निकेल है। अब इसमें क्वेश्चन में जरा नीचे ध्यान से देखिए कि इस निकेल में दो प्रकार का आयन है, +2 वाला भी और +3 वाला भी। तो हम यहाँ पर अगर लिखे यदि इस निकेल में तो दोनों है, +2 वाला भी और +3 वाला, तो Ni प्लस प्लस बराबर है X, Ni प्लस प्लस X है, तो Ni ट्रिपल प्लस कितना हो जाएगा, टोटल मिलाकर तो 0.98 था, तो ई कितना था 1.0, तो अगर इसको हम 100 माने तो इसको कितना मानेंगे 98, 100 और 98, तो 100 और 98 में, अब इस 98 में Ni प्लस प्लस X है, तो Ni ट्रिपल प्लस कितना हो जाएगा 98 माइनस X हो सकता है। अगर ये 98 है तो 98 में Ni प्लस प्लस X है, तो Ni ट्रिपल प्लस कितना हो जाएगा 98 माइनस X। ऑक्सीजन कितना है 100, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 100 है। अब चलिए जरा फिर से आगे बढ़े, तो इस पर चार्ज कितना है +2 और 90X पर कितना ट्रिपल चार्ज है, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2 होता है, एक ऑक्सीजन पर कितना -2, एक ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अब जरा देखो कि हम इसको अगर कैलकुलेट करना शुरू करें कि 2 × X प्लस 2 × X प्लस इस पर चार्ज कितना है 3, तो 98 माइनस X गुने कितना 3 बराबर 100 गुने, इस 100 ऑक्सीजन पर कितना है, एक पर -2 चार्ज है, तो यहाँ पर कितना लिखे 100 गुने 2, क्योंकि दोनों पर चार्ज हमेशा कितना रहता है बराबर, इसलिए हमारा समीकरण हुआ 2X प्लस 98 को 3 से गुना कर दे तो कितना हो गया 8 × 24 के 4 हासिल 2 9 27 2 29,
94 गुने माइनस 3x बराबर कितना 200। अब हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग यहां पर ऐसे कर सकते हैं 294 माइनस 200 बराबर 3x माइनस 2x। 3x इधर चला गया और 2x इधर जाएगा तो माइनस में, तब बराबर कितना हो गया 94 बराबर x। तो x मतलब क्या हो गया ni प्लस प्लस कितना हो गया 94 हो गया। तो ni ट्रिपल प्लस कितना हो जाएगा 98 माइनस 94 बराबर 4। तो ये हो गया मेरा ni प्लस प्लस 94 और ni ट्रिपल प्लस कितना हो गया 4 हो गया। अब अगर फ्रैक्शन निकालने की बात हो तो ni प्लस प्लस परसेंटेज, तो ni प्लस प्लस कितना हो गया 94 बटे 98 गुने 100 और ni ट्रिपल प्लस का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4 बटे 98 गुने 100। जो काट कर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आज आपका क्लोज हो गया।